दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो दिस इज़ 11 जून का एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड, व्हाट इज़ फाइनेंस कमीशन और उसके ग्रांट्स और अदर ट्रांसफर्स के बारे में। ठीक है, तो उन्होंने फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने अभी 6,000 करोड़ अप्रॉक्स एज अ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट निकाला है 14 स्टेट्स के लिए। ठीक है, ताकि वो अपने जो सोर्सेज है उसको इन्हांस कर सके ड्यू टू कोविड-19 क्राइसिस। ठीक है, एंड वही बता रखा है, ये सेकंड इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, जो पोस्ट डिवोल्यूट करता है बेसिकली जो फाइनेंस कमीशन है, वो बताता है कि भाई आपको जो प्रेसिडेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको बताता है जो आपको टैक्सेस वगैरह मिले हैं उनसे आपको स्टेट्स को कितना देना है। ठीक है, तो एक मैं आपसे पोल चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊँ कि भाई कौन से जैसे रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट हो गया, मैंने पहले भी पूछा था पर आई थिंक आप लोगों को क्लियर है, तो पूरा टेबल है जिससे मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकती हूँ कैसे कैसे सब होता है। तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट डाउन बिलो, आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। तो उसकी चीज़ में है, तो 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या क्राइटेरिया डिटरमाइन किया कि भाई स्टेट्स को शेयर देने के लिए। ठीक है, क्योंकि सरकार के पास तो टैक्सेस बहुत सारे क्या होते हैं, स्टेट को मना करते हैं कि भाई तुमने ये टैक्सेस कलेक्ट नहीं करने, पर वो चीज़ यूनियन गवर्नमेंट करती है। तो क्या होता है कि उनको फिर वो टैक्सेस शेयर करने पड़ते हैं स्टेट्स के साथ। ठीक है, तो क्या डिटरमाइन होगा भाई यूपी को कितना मिलेगा, केरला को कितना मिलेगा, तो वो एक क्राइटेरिया है जो होता है फाइनेंस कमीशन डिवाइस करती है। तो जो 15 फाइनेंस कमीशन उसने क्या क्राइटेरिया निकाला, 45% फॉर द इनकम डिस्टेंस, 15% फॉर द पॉपुलेशन इन 2011। ठीक है, अब ये मेन कंसर्न ये 2011 वाली पॉपुलेशन का था। 15% फॉर द एरिया, कितना एरिया, मतलब बड़ी स्टेट है तो ज़्यादा मिलेगा, छोटी स्टेट है तो कम मिलेगा। तो 10% फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, किसने ज़्यादा अच्छे से मेंटेन की फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। देन 12.5 फॉर द डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगी। देन 2.5% फॉर द टैक्स एफर्ट। ठीक है, कितना टैक्स एफर्ट ले रहे हैं टैक्स कलेक्ट करने में। तो ये दो चीज़ें हैं जो 15%। तो देखो जो क्या हुआ कि 2011 की पॉपुलेशन ली, क्यों ली, क्योंकि ऑब्वियसली अब जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उस स्टेट की, उसको ज़्यादा चाहिए होगा पैसा मेंटेन करने के लिए अपनी स्टेट को, तो ये इसीलिए उसको 15% क्राइटेरिया मिला। फिर केरला वाली स्टेट्स या फिर जो सदर्न स्टेट्स हैं उनको भड़क गए वो कि भाई हमने, आप खुद बोलते हो कि आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करो, पॉपुलेशन कंट्रोल करो, हमने जब कंट्रोल किया आप तो आपने तो हमारा शेयर ही काट लिया। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं चिंता मत करो, हमने तुम्हारे लिए एक डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का निकाला है। ठीक है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्या होती है, जिसका जितना कम फर्टिलिटी रेट होगा उसकी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। फर्टिलिटी रेट माने कि मतलब उसने अपनी पॉपुलेशन कितना कंट्रोल रखा, वहाँ पे जो फर्टाइल पॉपुलेशन है या फिर मतलब जो रिप्रोड्यूस करने लायक है, तो वो जितनी कम होगी उसकी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा होगी और उसका उतना शेयर होगा। ठीक है, तो 12.5% इस तरीके से बोला गया था, क्योंकि ऑब्वियसली ज़रूरी है ना पॉपुलेशन। अब आज के टाइम में जितनी, आप सिर्फ ये तो नहीं बोल सकते कि भाई नहीं हम पॉपुलेशन कंट्रोल करवा रहे हैं, तो अगर किसी की पॉपुलेशन ज़्यादा है स्टेट की तो हम उसको कम पैसे देंगे, तो भाई उसकी तो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन चली जाएगी। तो दोनों ही क्राइटेरिया को बैलेंस करते हुए 15 फाइनेंस कमीशन ने ये दो चीज़ें निकाली थी जिसका ध्यान रखना है। ये क्राइटेरिया भी आपने ध्यान रखना है, 45% इनकम डिस्टेंस को दिया, 15% पॉपुलेशन को दिया, 15% एरिया को दिया, 10% फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को दिया और इतना इसको दिया, इतना इसको दिया, तो टोटल 100% हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 14 और 15 फाइनेंस कमीशन में डिफरेंस देख लो। उसने तो इनकम डिस्टेंस को पिछली वाली ने 50% दिया था, वहाँ से काट के इन्होंने 45% दिया है। पॉपुलेशन 1971 की इन्होंने काउंट किया था, पर इन्होंने 1971 की नहीं दिखी, इन्होंने 2011 की करी। ठीक है, तो जो 14th वाला फाइनेंस कमीशन था वो 1971 और 2011 दोनों पॉपुलेशन देखता था, पर इसने सिर्फ 2011 की पॉपुलेशन देखी और डेमोग्राफिक इंडेक्स या डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। तो 2011 की पॉपुलेशन को इन्होंने 15% वेटेज दिया, एरिया को दोनों ने सेम वेटेज दिया। फॉरेस्ट कवर अलग आया है, ये इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट कवर एंड इकोलॉजी। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर एंड इकोलॉजी टोटल अगर मिलाए तो पहले 7.5% वेटेज थी इनकी, पर अब की बार 10% वेटेज है, तो अच्छी बात है। नया जो आया है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ये इन्होंने इनको 12.5% वेटेज दिया। पहले टैक्स एफर्ट पे कुछ भी नहीं था, तो लोगों जो स्टेट्स हैं उनकी वो बढ़ाने के लिए उन्होंने टैक्स एफर्ट्स को भी एक क्राइटेरिया माना है। तो ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी इंसर्ट कर दूंगी अगर आपको एक कंपैरिजन देखना है। सो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या था, जो 14 फाइनेंस कमीशन थी उसने बोला था कि भाई आप 42% ऑफ द जो टैक्सेस हैं वो आप स्टेट्स के साथ शेयर करोगे। ठीक है, बाकी का 58% सेंटर के पास रहेगा। पर जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसने बोला नहीं 41% करोगे आप। क्यों, क्योंकि सेंटर के पास क्यों ज़्यादा 1% रहने को बोला, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख न्यूली कार्व्ड आउट यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, तो उनको बोला है कि ताकि, क्योंकि यूनियन को ज़्यादा उनकी सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए चाहिए होगा कैश वगैरह, तो इसीलिए उनको बोला है कि आप 1% रख लो और उनको मैनेज करो। ठीक है,
तो व्हाट आर द वेरियस ग्रांट्स रिकमेंडेड बाय, तो ठीक है, तो ग्रांट्स क्या क्या रिकमेंड किए, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, ग्रांट टू लोकल बॉडीज कितना देना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स कितना देने चाहिए, तीनों ही उन्होंने बताए हैं। तो फाइनेंस कमीशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 280 के तहत ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, तो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि इलेक्शन कमीशन है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो वो फुल टाइम वर्क करती है, ठीक है, बहुत टाइम पे। तो जो फाइनेंस कमीशन है वो फुल टाइम काम नहीं करती, एक बार जो प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांग दी फिर वो डिसेमिनेट हो जाती है, तो दिस इज़ नॉट अ परमानेंट सॉर्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, बट इसका एग्जिस्टेंस परमानेंट है कि भाई इसको आपको हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट करना है। क्या बताएगी, रिकमेंडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज, ठीक है, जो टैक्स रेवेन्यूज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एंड अमंग्स द स्टेट देमसेल्व्स। ये मतलब जैसे कि यूनियन के पास 41% एंड 59% यूनियन के पास रहेगा, और इस 41% में से भी 5% कौन सी स्टेट को जाएगा, 10% किसको जाएगा, तो ऐसे डिवाइड होता है, ठीक है। टू डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है कि भाई जो वर्टिकल इम्बैलेंस है उसको रिड्रेस करती है बिटवीन टैक्सेशन पावर्स, क्योंकि स्टेट के पास कुछ पावर्स कम है और सेंटर के पास थोड़ी ज़्यादा है, एंड एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर एंड स्टेट रिस्पेक्टिवली, एंड इक्वलाइजेशन हो ऑल पब्लिक सर्विसेज का अक्रॉस द स्टेट, इक्वल हो, वहाँ पे किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम नहीं होनी चाहिए। ये ड्यूटी है कमीशन की टू मेक रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट की कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन होएगा बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, जो नेट प्रोसीड्स है टैक्सेस का, ठीक है, एंड कैसे डिवाइडेड होएगा अमंग्स्ट द स्टेट इटसेल्फ, ठीक है, एंड जो विच शुड गवर्न द ग्रांटेड नेड्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो जो कंसोलिडेटेड फंड में पैसा आता है वो डिवाइड होता है स्टेट्स और सेंटर के बीच में, ठीक है। 3 तरीके का है, आई होप मैंने आपको पहले भी बताया था, कंसोलिडेटेड, कॉन्टिजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट फंड, ठीक है। तो ये 3 तरीके के फंड्स कंस्टिट्यूटेड है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। देन द मेजर्स नीड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज, ठीक है, कितने कितने क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए एंड क्या क्या होना चाहिए कि भाई जो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ है वहाँ तक भी जो फंडिंग है वो पहुँचे, ताकि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं ये वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकें। एनी अदर मैटर जो भी प्रेसिडेंट उनको रेफर करे वो बता रिकमेंड करता है फाइनेंस कमीशन। तो ये सारे आपकी पॉलिटी की बुक में भी दे रखे हैं, तो दोबारा से उसको जाके रिवाइज कर लेना। Then as per provision contains the Finance Commission 1951 and Finance Commission Rules of 1951, चेयरमैन कौन होता है, जिसको भाई ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उसको ज़्यादा आरबीआई का ही मेंबर होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके का नहीं, उसको सिर्फ पब्लिक अफेयर्स की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड 4 अदर मेंबर्स होते हैं, तो टोटल 5 मेंबर बॉडी होती है, एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स। और कौन से होंगे 4 मेंबर्स, एक तो जो क्वालिफाइड हो एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब होना नहीं चाहिए बट उसकी क्वालिफिकेशन ऐसी हो, दे हैव अ स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंस, एक तो स्पेशल नॉलेज वाला भी होना चाहिए, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, तो फाइनेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, और जो अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट किसी ने हैंडल किए हों, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह से कोई भी आप एम्प्लॉय ले सकते हो। और तीसरा कि जिसको वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एक तो फाइनेंस की नॉलेज वाला और एक एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज वाला, और फिर जो स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये तीनों ऐसे, और एक जो इनका चेयरपर्सन है उसको पब्लिक अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए, तो वही ना बैलेंस हो जाता है, मतलब सोच समझ के विचार करने वाले तो बाकी सारे लोग होंगे, एंड जो डिसीजन लेगा या फिर वो होंगे वो चेयरमैन होंगे जिनको पब्लिक अफेयर्स की नॉलेज होगी, ताकि वो चीज़ को भी एक नॉलेज में ले सके। सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। देन अबाउट इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, ठीक है, वैसे तो ये यूएस का है तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप साइट कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ी आप वही है ना रिपोर्ट्स का सहारा लेके अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हो तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है। तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने रिलीज़ की है एनुअल इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ रिलीज़ होता नहीं है, तो बट ये चीज़ इग्नोर की नहीं जा सकती। तो हमारी जो वर्सनिंग सिचुएशंस है अमंग द मतलब जो रिलीजियस रायोट्स हैं, लिंचिंग वगैरह हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हालत है, तो आप इस रिपोर्ट का सहारा लेके अगर ऐसा कभी आए तो आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सर्वे करता है ऑफ द स्टेट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, कौन सी स्टेट्स में किस किस तरीके के रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो ये सर्वे करता है। क्या ऑब्जर्वेशन की है, जो हमारे यहाँ पे क्या है, देखो आपको पता ही होगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जिसके तहत कितना मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, एनआरसी, ठीक है, एनआरसी वैसे तो असम में आया था पर बोला गया था, मतलब हिंट दिया गया था हम नेशनल वाइड एनआरसी कराएंगे, ठीक है, एंड फिर जम्मू कश्मीर का स्टेटस रिवोक किया, ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। फिर जो मतलब दिन ब दिन मोब लिंचिंग की सिचुएशंस आती रहती हैं, एंटी कन्वर्जन लॉज आते रहते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड इशूज़, फिर लॉ मेकर्स फेल्ड
ठीक है, कि भाई जो इग्नोर किए जाते हैं लॉ मेकर्स द्वारा, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेसिफिक लॉज नहीं है कि भाई लिंचिंग होगी तो ऐसा ये फलाना फलाना पनिशमेंट होगी, ठीक है। तो वो मतलब उसी के तहत है कि भाई तुमने अगर किसी को हर्ट कर दिया तो वो जो CRPC के नॉर्मल प्रोविजनल कोड्स है ना, उसके तहत ही वो उसको डील करते हैं। तो अगर एक स्पेसिफिक लॉ होगा तो लोगों में डिटरेंस आएगी, ठीक है। द डिटेल्स लाइक इंसिडेंट्स ऑफ काउ विजिलेंटिज्म, कि भाई काउ को तुमने हर्ट कर दिया तो वो इंसान को ही मार देते हैं, ठीक है। तो जो काउ विजिलेंटे ग्रुप है तो ये इस तरीके की मॉब वायलेंस है, ये वाली चीज़ें देखते हैं ऑब्वियसली यार, सारी दुनिया देख रही है ये सारी चीज़ें। बाबरी मस्जिद का केस है जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग था, एंड चैलेंजेस ऑफ 2018, ठीक है, कि जो सबरीमाला टेम्पल का वर्डिक्ट था कि भाई वुमेन भी अलाउड होगी। तो ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। तो बोला जा रहा है कि स्टेट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम अक्रॉस द वर्ल्ड इस रिपोर्ट ने, तो ये क्या क्या इसने इंडिया की वो बताई है सिचुएशन, तो देखते हैं। इम्पैक्ट क्या है, US एंगेजमेंट विद इंडिया ऑन इट्स इश्यूज, ठीक है। तो उसने लोएस्ट ग्रेड में रखा है इंडिया को, ठीक है। लोएस्ट ग्रेड मतलब कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, CPC, ठीक है। तो ये बोला गया है कि भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब स्थिति है, ठीक है। हालांकि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इज़ नॉट ऑब्लाइज टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस, पर ये रिकमेंडेड किया गया है, ठीक है। तो इट रिकमेंडेड द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोज टारगेट सैंक्शंस ऑन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी, ऐसे सैंक्शंस लगाएं, ठीक है, एंड ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सीवियर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, ताकि उन इंडिविजुअल्स के एसेट फ्रीज कर लो, ठीक है, और उनको यूनाइटेड स्टेट्स में आने के लिए मना कर दो साफ साफ, ठीक है। इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है कि ऑब्वियसली इट इज़ अ बायस्ड एंड टेंडेशियस कमेंट्स अगेंस्ट कंट्री, ठीक है। एंड और अब की बार ये बोला कि भाई इन्होंने इतना जल्दी बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रेट किया है, एंड ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। तो इंडिया को ऑब्वियसली ये रिस्पॉन्स आना था। तो बाकी आप ये देख सकते हो, यूनाइटेड नेशन CIRF ने ये रिपोर्ट रिलीज़ की है। तो अगर वही है ना, कभी वो करना है तो आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो इस रिपोर्ट के तहत। देन सिक्किम तिब्बत कन्वेंशन ऑफ 1890, ठीक है। तो हमें पता है अभी जो चाइनीज़ एडवांसमेंट हो रही है ज़्यादा, जो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है, ये कश्मीर है, ये POK, ये COK है, ठीक है, ये हमारा जो हमारा ओरिजिनल कश्मीर है, ठीक है। तो ये COK यहाँ पे एडवांसमेंट हो रही है, एंड कुछ पार्ट जो सिक्किम का है वहाँ पे भी इनकी चाइनीज़ की एडवांसमेंट चल रही है, ठीक है। तो अभी ये क्या है भाई, जो सिक्किम तिब्बत कन्वेंशन उसका हवाला दिया जा रहा है, ठीक है, कि भाई वो उसके तहत सिक्किम का एक नकुला पास है वो इंडिया को बिलोंग करता है, पर चाइनीज़ को बड़ी दिक्कत हो रही है इस चीज़ से। तो 1890 का कन्वेंशन है क्या एग्जैक्टली, देखते हैं। तो ये ट्रीटी फॉर्मलाइज की गई थी बिटवीन ब्रिटेन एंड चाइनीज़ किंगडम, ठीक है, उस टाइम पे चाइनीज़ किंगडम, पर तिब्बत उस टाइम पे एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। वो बोलता कि भाई हम चाइनीज़ वालों की बात क्यों मानें, ठीक है, हमसे तो आपने ट्रीटी किया ही नहीं, ठीक है। तो उसके तहत इट वॉज साइंड एट कैलकटा कन्वेंशन इन 1890, ठीक है। जो इसका आर्टिकल 1 है वो एक क्रिटिकल सिग्निफिकेंस का है। आर्टिकल 1 क्या कहता है, तो उस टाइम पे ये एग्री किया गया था बिटवीन ब्रिटेन एंड चाइनीज़ किंगडम कि भाई जो बाउंड्री है ऑफ सिक्किम एंड तिब्बत शैल बी क्रेस्ट ऑफ माउंटेन रेंजेस सेपरेटिंग द वाटर फ्लोइंग इनटू सिक्किम, तीस्ता एंड एफ्लुएंस, ठीक है। अब देखते हैं क्या कह रहा है ये देखो सिक्किम का है ना, यहाँ पे जो तीस्ता है, ठीक है, इस तरीके का, ये देखो ये इस तरीके की, एंड ये तो ये इस तरीके का बोला गया है कि भाई ये बाउंड्री है बिटवीन तिब्बत एंड सिक्किम, ये बोला गया था यहाँ पे, इसका जो आर्टिकल 1 है, ठीक है। बाउंड्री ऑफ सिक्किम एंड तिब्बत शैल बी क्रेस्ट ऑफ माउंटेन रेंजेस, ये सिक्किम हो गया ना, तो यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। तो ये माउंटेन रेंजेस बाउंड्री है जो सेपरेट करती है वाटर फ्लोइंग इनटू सिक्किम, तीस्ता, ठीक है। तो जो सिक्किम की तीस्ता यहाँ पे जो वाटर फ्लो कर रहा है एंड एफ्लुएंट्स, ठीक है, एंड जो टिबेटियन मोचू है जो ये माउंटेन क्रेस्ट को अलग कर रही है, ये आपकी सिक्किम और तिब्बत की बाउंड्री है। तो ये साफ साफ बोला गया था किसमें, आर्टिकल नहीं 1890 कन्वेंशन में बोला गया था, जो ब्रिटेन और चाइनीज़ किंगडम के बीच में साइन हुई थी, ठीक है। ये लाइन कमेंसेज एट माउंट गिपोची, जो क्रेस्ट ऑफ माउंटेन है कौन सी, माउंट गिपमोची, ठीक है। तो उसके तहत इसको बोला गया था। हाउएवर तिब्बत रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज, कि बोला गया था कि आपने तो चाइनीज़ के साथ माना है तो हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, ठीक है। तो फिर 1904 में फिर से उन्होंने साइन की, जिसे लहासा ट्रीटी भी बोला जाता है, कन्वेंशन बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड तिब्बत। फिर बोला चाइनीज़ ने ब्रिटेन ने बोला चलो ठीक है तुमसे साइन करवा लेते हैं, तो 1890 के बजाय 1904 में साइन करवाई, ठीक है, सेम कन्वेंशन। एंड एज पर द कन्वेंशन तिब्बत एग्रीड टू रिस्पेक्ट द कन्वेंशन ऑफ 1890, एंड उसने रिकॉग्नाइज किया ये बाउंड्री है आपकी हमारी तिब्बत के साथ, ठीक है। एंड 27 अप्रैल 1906 में ग्रेट ब्रिटेन और चाइना के बीच में भी दो ही साल बाद यही ट्रीटी साइन हुई, एंड उसने भी कंफर्म किया कि भाई हम जो 1904 की कन्वेंशन है उसको मानते हैं। तो उसके तहत ये दिक्कत हुई थी, एंड अभी बोल रहे हैं, अभी फिर से वो बोल रहे हैं कि भाई नहीं हम इसको नहीं मानते, ठीक है। जो ये नाथुला पास है इधर आप देख सकते हैं, नाथुला नहीं, आई थिंक ये नाकुला होना चाहिए, समथिंग नाकुला पास होना चाहिए। तो ये
इधर दिखा रखा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप देखो, ये चाइना भी यहाँ पे, तिब्बत है, ठीक है। तो तिब्बत वाला रीजन है तो बड़ी दिक्कत है, वो नहीं मान रहे हैं, यहाँ पे अपनी एडवांसमेंट करे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये डोकलाम प्लेट्यू है जहाँ पे स्टैंड ऑफ हुआ था, ठीक है, डोकलाम स्टैंड ऑफ जिसे बोला जाता है। तो ये वाले पासेस के बारे में आपको ध्यान रखना है। देन इज़ अबाउट व्हाट इज़ राइट्स इशू, ये GS3 का टॉपिक है, ठीक है। तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उन्होंने बोला है कि भाई हम राइट्स इशू के तहत हम फंड रेज करेंगे अमिड्स द कोविड-19 पैंडेमिक। तो राइट्स इश्यूज़ क्या होते हैं? ये ऑफरिंग ऑफ शेयर्स है मेड टू एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स। मैं बताती हूँ आपको, जब भी कोई कंपनी को कैपिटल रेज करना होता है उसके पास क्या तरीके, या तो वो बैंक से जाके लोन ले ले या जो पब्लिक से पैसा रेज कर सके, ठीक है। अब इजी उसके लिए क्या होता है कि बैंक से लोन लेगी तो उसका डेप्ट बढ़ता है, तो पब्लिक से पैसा रेज करेगी तो क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मिल जाएगा, ऊपर से जो भी कंपनी मुनाफा करेगी वो थोड़ा थोड़ा करके उनको, पहली बात उनको शेयर होल्डर बना दिया जाएगा एंड उनको वो दे दिया जाएगा टाइमली, ठीक है। तो उसके तहत ही बोला गया। तो अगर कोई कंपनी पहले इनिशियल कोई अपनी, जैसे मान लो LIC है, ठीक है, LIC में अभी सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात कर रही है, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट पहली बार हो रही है क्योंकि अभी तक LIC 100% गवर्नमेंट ओन थी, तो पहली बार शेयर्स इशू हो रहे हैं, तो उसे IPO बोला जाता है, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो पहली बार शेयर्स इशू करते हैं, जो सब्सिक्वेंट उसके बाद करते हैं, मान लो 10% उसने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी LIC की, तो फिर 90% सरकार की होल्डिंग बच गई। अब सरकार बोलेगी नहीं हमें 10% और बेचना है, तो उसे FPOs बोलेंगे, मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। उसके बाद जो शेयर्स इशू करते हैं उसे FPOs बोलते हैं, होते दोनों सेम ही हैं, ठीक है। तो राइट्स इश्यूज क्या होते हैं? ऑफरिंग करा जाता है शेयर्स को टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। अब मैं आपको रिलायंस का एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लो उसमें जो रिलायंस के प्रमोटर्स हैं, ठीक है, उनके मान लो 50% शेयर होल्डिंग्स होती है अप्रॉक्स, ठीक है। प्रमोटर्स लाइक अनिल अंबानी वगैरह, इन सब के जो उनके बेटे हैं वगैरह वगैरह, ये प्रमोटर्स होते हैं, उनकी 50% होल्डिंग्स होती है क्योंकि ऑब्वियसली उनकी कंपनी है, उनको अपनी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग बनानी पड़ती है। कुछ उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की है, ठीक है, कुछ जो आम जनता है, ठीक है, आम जनता उसकी भी शेयर होल्डिंग होती है कुछ 8% के करीब। तो उनको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोला जाता है कि भाई तुमने शेयर्स खरीदने हैं, हम नए शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको बोला जाता है, क्यों? क्योंकि वो ऑब्वियसली उनका हक पहले बनता है शेयर्स को खरीदने का, रादर देन कि भाई अगर मान लो कि चलो इनसे नहीं खरीद पा रहे पूरे, तब तो वो पब्लिक को देते अच्छे भी लगेंगे। पर राइट्स इशू के तहत जब आप करते हो, राइट्स इशू का क्या मतलब है कि भाई मेरा राइट है, मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ, मेरा राइट है पहले शेयर्स को खरीदने का, तो इसे राइट्स इशूज कहते हैं। कंपनीज ऑफन ऑफर शेयर्स इन राइट इशूज एट डिस्काउंटेड ऑन द मार्केट प्राइस, ठीक है। अब नॉर्मल मार्केट प्राइस मान लो 1400 का चल रहा होगा, ठीक है, शेयर्स, एक शेयर जो रिलायंस का 1400 का बिकता है, पर क्या है कि जो राइट्स इशू के तहत वो 1200 का बेच देंगे। इससे क्या होगा कि फ़ायदा होगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, वो खरीद लेंगे शेयर्स एंड इसके तहत जो कंपनी है उसको कैपिटल रेज हो जाएगा उसका, ठीक है। राइट इश्यूज आर यूज्ड बाय कंपनी सीकिंग टू रेज कैपिटल विदाउट इंक्रीजिंग डेप्ट, ठीक है, क्योंकि बैंक से लेंगे तो डेप्ट बढ़ेगा, कर्जा बढ़ेगा, तो ये राइट्स इशू के तहत वो कैपिटल रेज कर सकते हैं, पैसा रेज कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स आर नॉट ऑब्लाइज टू परचेज, ठीक है, जरूरी नहीं है कि उनको परचेज ही करना है, मन कर रहा है तो खरीद लो, नहीं तो नहीं है, पैसे तो मत खरीदो, सिंपल एज दैट। वाई आर कंपनीज गोइंग फॉर राइट इशूज इन करंट टाइम, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ अप्रूवल लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और फिर ये राइट्स इशू आप नॉर्मली कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि रेजिंग दिस कैपिटल इज शॉर्ट एंड मच सूटेड फॉर द करंट सिचुएशंस, क्योंकि पैसा उनको चाहिए अपनी जो चीज़ें हैं उनको करने के लिए, एंड इसीलिए वो शेयर होल्डर्स को बोल रहे हैं कि भाई तुमने खरीदना है तो देख लो। एंड राइट्स इशू इज़ अ मोर एफिशिएंट मेथड टू रेज कैपिटल, ठीक है। तो सेबी ने भी रिलैक्स कर दिया, कुछ टेम्परेरी रिलैक्सेशंस दिए हैं, ठीक है। सेबी रिड्यूस द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती थी कि भाई पहले 100 करोड़ की होती थी कि आपको 100 करोड़ कम से कम इशू रेस करना है, ठीक है। तो उसने 250 करोड़ टू सॉरी पहले 250 करोड़ होती थी, अब 100 करोड़ भी आप रेस कर सकते हो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट भी उसने रिड्यूस कर दी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट क्या होता है, देखो पहले कोई भी शेयर इशू होता है उसका परफॉर्मा वगैरह पब्लिक में जारी होता है, 120 दिन तक रहता है, ठीक है। तो उससे पता चल जाता है 120 दिन में कि भाई वो फिर लोग सब्सक्राइब करते हैं उसको, मैंने भी खरीदना, मैंने भी खरीदना, मैंने भी खरीदना, ठीक है। तो पहले क्या रिक्वायरमेंट होती थी कि भाई अगर 90% है जो इशू साइज़ है आपका, मतलब आपके जो मान लो कि आपने 100 शेयर इशू करे हैं ना 120 दिन, मतलब पहले जो 120 दिन के लिए आप वो परफॉर्मा डालोगे जिनने सब्सक्राइब करना है, तो मान लो कि उन्होंने सिर्फ 100 दिन के लिए डाला, उसमें से अगर नहीं सिर्फ 100 शेयर बेचने हैं, अगर उसमें से 90 शेयर के लिए सब्सक्राइबर्स आ गए तो आप उनको बेचोगे, वरना वो आपको जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके पैसे वापस देने पड़ते थे। तो जो सेबी है उसने डिक्रीज़ कर दिया मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट कि अगर आपके 100 में से 75 शेयर भी बिक गए, मतलब 75% शेयर भी बिक गए,
तो भी आप उनको बेच सकते हो, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो मतलब कंपनीज है जिनके नई अच्छी शेयर्स परफॉर्म करते हैं वो भी इजीली बेच पाएंगे। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट आप ध्यान रखना थोड़ा। ऑल्सो इन लिस्टेड एंटिटीज रेज इन फंड अप टू 25 करोड़, ठीक है। रेज ज़्यादा फंड भी रेज कर सकते हैं, पहले 10 करोड़ ही था, आप 25 करोड़ तक कर सकते हैं थ्रू राइट्स इश्यूज। एंड उनको जो फाइल ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट करना पड़ता था अगर 25 करोड़, अगर 10 करोड़ से ज़्यादा करें, पर अभी वो लिमिट ही बढ़ा के 25 करोड़ कर दिए, तो ये रिलैक्सेशन सेबी ने की गई है। तो राइट्स इशू आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन आरबीआई कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर सेल ऑफ लोन्स, ठीक है। तो आरबीआई ने एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क बोला है कि जो सेल ऑफ लोन एक्सपोजर्स है उसको करके, ठीक है, ताकि जो सेकेंडरी मार्केट है फॉर बैंक लोन्स उसको एक रॉबस्ट अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जहाँ पे इनिशियली गुड्स का बिकाऊ होता है। मान लो कि कोई कंपनी रिलायंस है, उसने शेयर्स इशू किए, ठीक है, तो कंपनी ने शेयर्स इशू किए एक कस्टमर को, ठीक है, तो ये प्राइमरी मार्केट होगी, ठीक है, जिसमें फर्स्ट हैंड शेयर बिके हैं। पर अगर कस्टमर से कस्टमर को किसी को मतलब बेचा जाता है कि भाई ले, मुझे शेयर्स में फ़ायदा नहीं हो रहा, तू ले ले, तो वो सेकेंडरी मार्केट कहलाती है। तो ये सेकेंडरी मार्केट में बेचने के लिए जो सेल ऑफ लोन एक्सपोजर है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए सेल ऑफ लोन एक्सपोजर आरबीआई लेकर आया है। तो लोन ऑफ सेल क्या होते हैं, लोन सेल में भी रिजॉर्टेड टू बाय लेंडर्स बाय एनी रीजन रेंजिंग फ्रॉम स्ट्रेटेजिक सेल्स टू रीइम्बैलेंस देयर एक्सपोजर। बहुत बार क्या होता है कि लोन्स लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, वो लोग रीपे नहीं कर पाते, ठीक है। तो जो लेंडर्स हैं वो किसी को बेच सकते हैं, ठीक है, जो मतलब जो लोन नहीं, जिनकी रिपेमेंट हो पा रही, इंटरेस्ट वगैरह की, उन्हें स्ट्रेस्ड एसेट्स बोलते हैं, ठीक है, कि भाई वो नहीं रिपे हो पा रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता है, लोन सेल का क्या मतलब है कि वो लोन को किसी ऐसी कंपनी को बेच देंगे या फिर ऐसे बंदे को बेच देंगे जो वहाँ से पैसा निकलवा सकता है, उसे सेल ऑफ लोन बोला जाता है, ठीक है। तो हाईलाइट्स क्या है इस ड्राफ्ट के, पहला स्टैंडर्ड एसेट्स, ठीक है। स्टैंडर्ड एसेट्स तो मतलब नॉर्मल एसेट्स हैं, ठीक है, जिसमें रिस्क कम है थोड़ी, ठीक है। स्टैंडर्ड एसेट्स वुड बी अलाउड टू सोल्ड बाय लेंडर्स थ्रू असाइनमेंट एंड और लोन पार्टिसिपेशन कॉन्ट्रैक्ट बना के नॉर्मली उसको सेल किया जा सकता है। स्ट्रेस्ड एसेट्स मतलब कि थोड़ा डिफिकल्ट है उस लोन अमाउंट को रिकवर करना, वुड बी अलाउड टू बी सोल्ड ओनली थ्रू असाइनमेंट्स और नोवेशन, ठीक है, असाइनमेंट के थ्रू ही उसको कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस मे बी सोल्ड टू एन एंटिटी दैट इज परमिटेड टू टेक लोन एक्सपोजर्स बाय स्टैट्यूटरी और लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जैसे एआरसी होती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। क्या होता है, सरकार जो एनपीएस जो बढ़ जाते हैं उनको सेल कर देती है एआरसीज को, तो उनकी हेडेक है कि भाई उनको कैसे पैसा रिकवर करवाना है वहाँ से, ठीक है। तो जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है वो आप उन्हीं कंपनीज या फिर ऐसी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस को बेच सकते हो जो जिनका ये मतलब एक दर्जा है, स्टैट्यूटरी दर्जा है, उन्हीं को आप स्ट्रेस एसेट्स बेच सकते हो, लोन वाले, ठीक है। तो दिस ड्राफ्ट लेड डाउन नॉर्म्स फॉर सेल ऑफ एनपीएस टू एआरसीज, ठीक है। जो एनपीएस है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनको आप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच सकते हो, ठीक है। एंड उनसे खरीद भी सकते हो कि अगर उनको एक स्टैंडर्ड एसेट्स में, मतलब आप जो मतलब एनपीए बेसिकली क्या होता है, लोन्स है जिनकी रिपेमेंट नहीं हो पा रही, ठीक है। मान लो बैंक है, ठीक है, या आरबीआई है, उसने एआरसी को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को भेज दिया, ठीक है। मतलब कि भाई तुम्हारे हाथ में, अगर आप इनको रिकवर करा सकते हो तो करा लो। मान लो एआरसी ने करा दिया और जो स्ट्रेस्ड एसेट्स थे, स्ट्रेस्ड ही थे क्योंकि रिकवर नहीं हो पा रहा, उन स्ट्रेस को उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया, मतलब लेस रिस्क वाले बना दिया, कुछ पैसा रिकवर करवा लिया, तो फिर बैंक वाले वापस उनसे खरीद भी सकते। तो ये भी प्रोविजंस लेके आया है आरबीआई, ठीक है। एंड जो मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट था उसको भी डू अवे कर दिया है, अब उसकी भी ज़रूरत नहीं है, इतने टाइम तक आपके पास होना चाहिए। रेलेवेंस क्या है, दीज गाइडलाइंस विल बी एप्लीकेबल टू कमर्शियल बैंक, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, सब पे लागू होगा। दिस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल लोन सेल्स इंक्लूडिंग सेल ऑफ लोन्स टू स्पेशल पर्पस एंटिटीज फॉर पर्पस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। सिग्निफिकेंस क्या होगा, जो हमारी सेकेंडरी मार्केट है वो स्ट्रेंथन होगी, ठीक है। एंड क्रेडिट रिस्क प्राइसिंग बेटर होगी, एंड जो स्ट्रेस है, इम्पेंडिंग स्ट्रेस है, डेप्ट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सकेगा। तो दिस इज़ द थिंग सेल ऑफ लोन एक्सपोजर के बारे में। देन इज़ अबाउट जीएम सीड्स, ठीक है। जीएम सीड्स आर डिबेट एंड सोइंग एजिटेशन, ठीक है। जो करंट खरीफ सीजन है, तो फार्मर्स ने बोला है कि भाई हम जीएम सीड्स को बेचेंगे, बोएंगे, कर लो क्या कर लोगे, ठीक है। तो मेज, सोयाबीन, मस्टर्ड, ब्रिंजल एंड हर्बिसाइड एचटी कॉटन को बोला गया है कि भाई हम इसको उगाएंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम दिक्कत क्या है, क्यों, क्योंकि ये अप्रूव नहीं है हमारे यहाँ पे, सिर्फ बीटी कॉटन है, उसके अलावा कोई भी चीज़ जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है उसको उगाने की परमिशन नहीं दी गई है अभी तक, ठीक है। तो फ्रेश प्लान्स हैं, तो जो शेतकारी संगठन है, ठीक है, उसने एक फार्मर यूनियन है, उन्होंने बोला है कि भाई हम तो उगाएंगे क्योंकि हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, हमें तो ये करना पड़ेगा। तो मूवमेंट क्या है कि भाई आप अंडरटेक कर सकते हो अनअप्रूव्ड जीएम क्रॉप्स, मतलब उनको उगाओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, अक्रॉस महाराष्ट्र, ठीक है।
तो जो फार्मर्स ऐसे प्लांट करेंगे उनको बोर्ड लगाना पड़ेगा कि भाई ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नेचर है, एंड दिस विल ड्रॉ अटेंशन टू द नीड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द फील्ड्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स क्या होते हैं कि भाई उसमें क्या होता है, मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए में एक बाहर से इंजेक्ट कर देते एलियन जीन, ठीक है। जीन क्या होती है, प्रोटीन बनाती है जो मतलब कैरेक्टर्स बनाएगी एक किसी भी पौधे का। तो एलियन जीन इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया सीड्स में, जिससे उसको डिजायर्ड इफेक्ट मिल सके। मान लो उसने कॉटन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, कॉटन को एक वर्म था वो डिस्ट्रॉय कर देता था, पर उसने ऐसी जीन बना दी कि भाई वो उस वर्म का अफेक्ट ही नहीं होगा उस कॉटन पे, तो क्या होगा, कॉटन को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है कि भाई जो आपको डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए उस तरीके का उसमें जीन इंट्रोड्यूस कर दो, इसीलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड बोला जाता है। ये जीन कहीं से भी हो सकता है, दूसरे प्लांट से, एनिमल से, या सॉयल बैक्टीरिया से। एग्जाम्पल देख लो, बीटी कॉटन है जैसे, ठीक है, जो ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अभी तक अलाउड है इंडिया में। उसमें सॉयल बैक्टीरियम था, बैसिलस थ्रिंगेनेसिस, ठीक है, बीटी जिसको बोला जाता है, वो अलाउ करता है। इससे क्या होता है, अगर ये आपने इंट्रोड्यूस कर दिया ना, तो एक टॉक्सिन, प्रोटीन टॉक्सिक डेवलप होगा, ठीक है, जो एक वर्म है उसको अफेक्ट नहीं करने देगा, ठीक है। एंड विच अलाउ प्लांट टू रेजिस्ट द कॉमन हर्बिसाइड ग्लाइफोजेट, ठीक है। जो ये इससे और एक और फायदा होता है, जो एक हर्बिसाइड है मतलब स्प्रे करवाते हैं कॉटन वगैरह पे, वो इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। मतलब जो जो ये हर्बिसाइड है ग्लाइफोजेट, इसका रिएक्शन नहीं हो पाएगा बेसिकली कॉटन पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मान लो ये कॉटन का प्लांट है, इसके आसपास दूसरी हर्ब्स उग गई है, ठीक है। अगर नॉर्मली ये बीटी कॉटन नहीं होता, ग्लाइफोजेट छिड़क दिया, इसे तो प्लांट भी मर जाता, और ये वीड्स तो चलो वीड्स के लिए छिड़का था, वीड्स तो मर नहीं थे, तो प्लांट्स भी मर जाता। पर अगर बीटी कॉटन है तो बीटी तो खड़ा रहेगा, पर ये सारे वीड्स मर जाएंगे यहाँ पे। तो ये फायदा होता है जीएम प्लांट्स को करवाने का, ठीक है। बीटी ब्रिंजल भी बनाई गई है, ठीक है। इससे क्या होता है, फ्रूट एंड शूट बोरर्स है जो मतलब तने को खाली कर देते हैं, उनको रेजिस्टेंस के लिए। एंड मस्टर्ड भी बोला गया है, जो जेनेटिक मॉडिफाइड है, वो सेल्फ पॉलिनेट करा देती है, ठीक है। मतलब उसके लिए मतलब मधुमक्खी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, खुद ही पॉलिनेशन करके खुद ही ग्रो होता रहता है। तो ये DMH11 मस्टर्ड है। तो लीगल पोजीशन क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की, तो जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, GEAC है, वो रेगुलेट करती है। ये एपेक्स बॉडी है जो अलाउ करती है कि भाई कौन से कॉमर्शियल रिलीज होना चाहिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का, मतलब कौन सा अलाउड होना चाहिए, ठीक है। तो पेनल्टी है ऑब्वियसली 5 साल की जेल टर्म एंड 1 लाख रुपए का फाइन अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1989 की, अगर कोई भी बिना जो मतलब प्रोहिबिटेड है GM क्रॉप्स उनको उगाएगा। तो फार्मर्स क्यों जा रहे हैं, क्योंकि रिड्यूस कॉस्ट कम होगी, ठीक है। ग्लाइफोसेट यूज़ कर सकेंगे इजीली अगेंस्ट वीड्स, एंड अगर ब्रिंजल वगैरह उगाएंगे तो जो उनकी पेस्टिसाइड्स का है वो कॉस्ट कम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो नेचुरली ही रेजिस्ट कर पाएगी ना शूट एंड फ्रूट बोरर्स को। देखो यहाँ पे इनको रेजिस्ट कर पाएगी, तो उनको एक्स्ट्रा हर्बिसाइड या फिर स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो फार्मर्स को फ़ायदा होगा। कंसर्न क्या है, इन्वायरमेंटलिस्ट जाग गए, क्योंकि ऑब्वियसली कि कॉमर्शियली अभी बोला है भाई रिलीज़ मत करो, क्योंकि अभी उनको नहीं पता कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि फार्मर्स ने तो उगा दी, वो मंडी में भी आएगी, आम इंसान भी खाएगा, उनको तो पता नहीं है वो कैसे रिएक्ट करेगी, इसीलिए अभी उनको बोला गया अभी मत उगाओ। पर फार्मर्स है कि अभी बोल रहे हैं कि उगाएंगे, तो देखते आगे क्या होता है। देन इंपॉर्टेंट प्लेस एंड इवेंट्स फ्रॉम छत्तीसगढ़, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने हिडन ट्रेजर्स ऑफ छत्तीसगढ़ बोला है, तो जो एक वेबिनार है कंडक्ट किया गया, देखो अपना देश सीरीज़ की, भाई अपने देश में तो देख लो कितनी बढ़िया चीज़ें हैं, तो डोंट लुक एट द वेस्ट। तो काकराबाट है, तो कारकाबाट क्या है, ये एक मेगालिथिक बोरियल साइट्स है, ठीक है। तो मेगालिथिक क्या है, टूम जैसे होते हैं जहाँ पे बरी किया जाता था पुराने टाइम में लोगों को, ठीक है। उनके हथौड़े वगैरह जो भी वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे या उनके पेट्स होते थे उनको साथ में बरी किया जाता था, तो इस तरीके का टूम होता था, और यहाँ पे वो पिलर इरेक्ट कर देते। तो ये मेगालिथिक बर्निंग साइट्स का कारकाबाट छत्तीसगढ़ में है। देन दीपादी क्या है, ये एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ये फोटो में इंसर्ट करना भूल गई, तो ये टेलीग्राम ग्रुप में कर दूंगी। इस तरीके का एक टेम्पल है, तो ये काफ़ी पुराना है, 7th सेंचुरी का टेम्पल है। एंड देन घोतुल क्या है, बोथ एन एंशिएंट ट्राइबल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एज वेल एज कैंपस। तो जिस तरीके का शांति निकेतन है था उस टाइम पे, तो उस तरीके का ही था जहाँ पे एजुकेशन और एजुकेशन दिया जाता था इस कैंपस में, जिसको घोतुल बोला जाता है, ठीक है। एंड अर्दन एंड वुडन वॉल्स होते थे, ठीक है। कौन सी ट्राइब्स यहाँ पे काम करती थी या पढ़ते थे, गोंड एंड मूरिया ट्राइब्स, ठीक है। ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के आसपास वाला एरिया है, गोंड ट्राइब्स होती है वहाँ पे, और मूरिया ये आ सकता है, इसीलिए बोल रही हूँ। नॉर्थ ईस्टर्न में मत मार्क कर देना, गोंड एंड मूरिया ट्राइब्स ऑफ
जो ये हमारे मालवा प्लेट्यू है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र वाला रीजन। देन सोनाबाई, सोनाबाई क्या है, फेमस बास रिलीफ ऑर्नामेंटेशन, ठीक है। तो जो सोनाबाई थी उन्होंने अपने संत दरोगा राम के लिए बनाया था, ठीक है। तो टॉय वगैरह था इस तरीके का, तो उसे भी एक मतलब बोला गया है कि ये अच्छी चीज़ है। तो देखो अपना देश में ये लोकेशंस याद रखनी है, कभी पूछा जाए छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। घोतुल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ट्राइबल रिलेटेड है और ये आ सकता है। देन वर्ल्ड एक्रेडिशन डे, ठीक है, 9 जून को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। तो कोरल ट्रायंगल भी 9 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड एक्रेडिशन डे भी मनाया जाता है, ताकि जो रोल ऑफ एक्रेडिशन है ट्रेड और इकोनॉमी में उसको प्रमोट किया जा सके। एक्रेडिशन थीम क्या है, एक्रेडिशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी, ठीक है। किसने डे मनाया गया है, एस्टैब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल एक्रेडिशन फॉर्म IAF एंड ILAC इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिशन कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो 3 डिफरेंसेस हैं एक्रेडिशन, लाइसेंसिंग एंड सर्टिफिकेशन में। तो एक्रेडिशन क्या होता है कि एक वॉलंटरी होता है, ठीक है। द पर्पस ऑफ बिकमिंग एक्रेडिटेड इज टिपिकली that organizations meet standard of rigorous set of standards that are focused on quality of services। भाई ये कंपनी है, ठीक है, मान लो तभी पता चलेगा अगर उसको एक्रेडिट, मान लो हमारे यहाँ NAC है, नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल, अगर उसके द्वारा सर्टिफाइड है, इसका मतलब जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स है ना ये उनको मीट कर रहा है, ठीक है। जो रिगरस या फिर जो मतलब एक मस्त लेवल का होना चाहिए ना उसको मीट कर रहा है, तो ये एक्रेडिशन होता है। ये एक एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है कि भाई दिस इज सर्टिफाइड एंड तो ये ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज और प्रोग्राम्स कैन बी एक्रेडिटेड। तो लाइसेंसिंग क्या होता है, मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस गेट लाइसेंस्ड बिकॉज इट इज़ अ रिक्वायरमेंट, ठीक है, हर किसी को करना पड़ता है। द फोकस इज ऑन पब्लिक सेफ्टी, जो स्टेट गवर्नमेंट वगैरह है वो लाइसेंसिंग प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। एंड ये इनवॉलेंट्री होता है जो क्योंकि कुछ टाइम पे काम करने के बाद नॉर्मली उसको मिल जाता है। सर्टिफिकेशन क्या होता है, सर्टिफिकेशन कन्फर्म्स दैट मिनिमम सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड एंड स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। सर्टिफिकेशन क्या होता है, मैं आपको हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लेके समझाऊँ। मान लो सर्टिफाइड है कि जैसे कि लाइसेंस्ड होगा, ठीक है, इनिशियली अगर कुछ भी होगा और लाइसेंस उसको लेना पड़ेगा, जो भी ये MCI वगैरह इनसे लाइसेंस लेना पड़ता है। फिर सर्टिफिकेशन होगा कि भाई ये मिनिमम सेट है जो मतलब क्राइटेरिया डिटरमाइन करता है, मतलब यहाँ पे हाइजीन अच्छी खासी परफॉर्म होती है। फिर मान लो उसको एक्रेडिटेड प्रोवाइड कर दिया कि मतलब वहाँ पे अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, अगर कोई मतलब पढ़ाई करवा रहा है वहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लो अभी ये एम्स वगैरह है, ठीक है, इनको NIRF के तहत रैंकिंग मिली, तो इस तरीके की एक एक्रेडिशन है कि उनको अपने बहुत ज़्यादा रिगरस सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो मीट होने चाहिए, आपने लाइसेंसिंग भी करवाई, आपने सर्टिफिकेशन भी करवाई एज अ हॉस्पिटल, पर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तहत भी आपने एक्रेडिशन मतलब अटेन करी है। तो ये 3 तरीके के आप डिफरेंस याद कर सकते हैं। देन दौलत बेग ओल्डी, तो दौलत बेग ओल्डी क्या है, ये देखो इधर ये लोकेशन है इसकी इधर, ठीक है। तो अप्रॉक्स ये लगा लो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडिया के बॉर्डर में है ये दौलत बेग ओल्डी, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ द इंडियन टेरिटरी है लद्दाख में, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट हमारी जो टेरिटरी है, ठीक है। एंड ये वर्ल्ड हाईएस्ट एयर स्ट्रिप है, ठीक है। तो 1962 के दौरान इसको बिल्ड किया गया था बट अबैंडन अंटिल 2008, ठीक है, व्हेन इंडियन एयरफोर्स रिवाइव्ड इट, ठीक है। एंड इसको रिवाइव किया गया था एज अ फॉर्म ऑफ एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, ठीक है, अक्रॉस LAC। मतलब एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स क्या होते हैं, जो अबैंडन कर दिए जाते हैं, ठीक है। एंड ये क्या है कि ओरिजिनली 1962 के वार के टाइम बनाई गई थी, पर ये अबैंडन कर दी गई, तो दोबारा इसको रिवाइव किया गया, ठीक है। इज लेस देन 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द LAC एट अक्साई चिन, ठीक है। तो जो LAC और DBO है, ठीक है, इसके तहत इसमें सिर्फ 10 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, तो ये क्लोजेस्ट आप मान सकते हो, 10 किलोमीटर बहुत कम एरिया होता है। तो टू द वेस्ट ऑफ DBO इज द रीजन वेयर चाइना अबट पाकिस्तान इन द गिलगिट बल्चिस्तान रीजन। तो ये वेस्ट में जो गिलगिट बल्चिस्तान रीजन है यहाँ पे न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे 255 किलोमीटर लॉन्ग दरबुक शौक दौलत बेग ओल्डी ऑल वेदर रोड बनाई गई, जिसके तहत चाइनीज़ वालों को दिक्कत हो गई। तो ये ले है इधर, ये ले और इसको कनेक्ट कर रहा था, 255 किलोमीटर लॉन्ग का ऑल वेदर रोड था, ठीक है। इसीलिए जो ये आप कह सकते हो दिस इज़ वन ऑफ द इमीडिएट रीज़न बिहाइंड स्टैंड ऑफ बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड LAC। तो जैसे कि हमारा जो 1857 का वॉर था, जैसे आप पढ़ते हो ना इमीडिएट रीजन्स, ठीक है। एंड तो ये इमीडिएट रीज़न आप कह सकते हो स्टैंड ऑफ का, जो दौलत बेग ओल्डी रोड है जो 255 किलोमीटर लंबी हमने बनाई है, ठीक है। LAC तो ये DBO और इसको ले को ज्वाइन करता है।
देन ऑपरेशन डेजर्ट चेज, ऑपरेशन डेजर्ट चेज क्या है? इट इज़ अ नेम ऑफ एंटी एप्सियोनेज ऑपरेशन स्टार्टेड बाय मिलिट्री इंटेलिजेंस इन 2019, ठीक है। तो 2 पर्सन है उसको इसके तहत अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। क्या चार्जेस थे उनके अंदर कि भाई जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस हैं, जो ISI एजेंसीज हैं, उनको ये सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एंटी एप्सियोनेज का क्या मतलब होता है? काउंटर इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जिससे वो इस तरीके की सीक्रेट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत इनको अरेस्ट किया गया है। देन इज अबाउट अथिरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो केरला गवर्नमेंट ने इशू कर दी है NOC, फ्रेश NOC, कि भाई आप जो प्रपोज्ड अथिरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसको आप चालू करवा सकते हो। पहले वो जो ग्रीन एक्टिविस्ट के प्रोटेस्ट थे उनके तहत इसको चालू नहीं करवा दिया गया था। तो इसमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी होगी? 163 मेगावाट, ठीक है। इस जो प्रोजेक्ट है अथिरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये चालाकुडी रिवर के तहत इसमें डैम कंस्ट्रक्ट होना था, ठीक है। तो चालाकुडी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? पेरियार रिवर की, ठीक है। एंड ओरिजिनेट्स इन द अन्नामलाई रीजन ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तो जो पेरियार रीजन वाली जो ये केरला की है, ये पेरियार लेक, यहाँ पे देखो ये पेरियार लेक और ये पेरियार रिवर, यहाँ पे जाके फिर ये अरेबियन सी में ड्रेन होती है, ठीक है। तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। तो जो ये चालाकुडी है ये इसकी ट्रिब्यूटरी है पेरियार की, ठीक है। तो ये चालाकुडी तो यहाँ से आती है समवेयर इन द अन्नामलाई रीजन ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तो केरला के आप कुछ लेक्स हैं उनका ध्यान रखोगे। वेम्बनाड लेक, ठीक है, ये इधर पड़ता है वेम्बनाड लेक, और ये पेरियार लेक है जहाँ से पेरियार टाइगर रिजर्व, सबरीमाला वगैरह सब यहीं पे है। तो ये पेरियार लेक। फिर अष्टमुडी लेक इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 2-3 लेक केरला के इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। देन इज अबाउट CPCB टू क्लासीफाई रेलवे स्टेशन बेस्ड ऑन वेस्ट वाटर जनरेशन, ठीक है। तो CPCB ने बोला है हम रेड, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरीज बनाएंगे, जो जितना रेलवे स्टेशन जितना वेस्ट वाटर जनरेट करेगा। रेड होगा अगर रेलवे स्टेशन जनरेटिंग वेस्ट वाटर इक्वल टू 100 किलोलीटर्स पर डे अगर ज़्यादा कर रहे हो तो, ऑरेंज जो कम कर रहे हैं एंड ग्रीन जो लेस देन 10 किलोलीटर कर रहे हैं। इससे क्या होगा? पता चल जाएगा कि भाई उसकी जो स्टेट्स है उसने कितना एफर्ट डाला है जो वाटर पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए। तो इसीलिए CPCB करेगा ये। I hope you find the discussion helpful and thank you so much for watching.